नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी आज। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों राज्यों के नागरिकों को दी शुभकामनाएं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दागी छोटी दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त हवाई अभ्यास के एक दिन के बाद ही उत्तर कोरिया ने उठाया कदम। बैंकों की शुद्ध ब्याज आय में रिकॉर्ड 25.5% का इजाफा। गत वर्ष की तीसरी तिमाही में 1.78 लाख करोड़ हुई बैंकों की शुद्ध ब्याज आय। शुद्ध ब्याज मार्जिन भी 0.17% बढ़कर 3.28% हुआ। दूसरे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। महिला T20 विश्व कप में भारत का आज आयरलैंड से मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि मेघालय में मौजूदा समय में कॉनराड संगमा के नेतृत्व में एनपीपी, बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की गठबंधन सरकार है। राज्य में कांग्रेस पहले काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में उसकी दुर्दशा का पूरा लाभ बीजेपी को मिल रहा है। मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अगुवाई में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है। इस बार भी राज्य में राजनीतिक अटकलों को विराम लगाते हुए सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीपीपी 40 और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। सीधा रुख करते हैं सूरज मोहन झा अपने संवाददाता का, जो कि शिलोंग मेघालय में मौजूद हैं। सूरज, केवल 1 सप्ताह का समय बचा है, मतदान का क्या नजारा है वहां? अगर हम मेघालय की बात करें तो चुनाव प्रचार काफी तेज यहां पर हो गया है और 2000 के परिणाम के तहत यहां पर मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, जिसमें एनपीपी थी और भारतीय जनता पार्टी, यूडीपी और कुछ और क्षेत्रीय पार्टी थी। लेकिन इस बार के चुनाव में ये सारे दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एनपीपी जो कर्नाड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में 57 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 60 सीटों पर मेघालय में चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे हैं और चुनाव प्रचार काफी आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हम बात करें मेघालय की तो आप किसी भी कस्बे, शहर, गांव में जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी की जो पारंपरिक वेशभूषा में तस्वीर लगी हुई है बैनरों पर और उसमें मेघालय के लिए सजेशन मांगे जा रहे हैं किस तरह से मेघालय को बनाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि डबल इंजन की अगर सरकार होगी तो मेघालय में भी तेज विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा, डोनर मंत्रालय के द्वारा जो एक्ट इस पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है, उसको लेकर यहाँ पर जनता के बीच में जा रही है। वहीं एनपीपी के कर्नाड संगमा भी अपने 5 साल के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, पिछली बार प्रतिबिंब कांग्रेस यहाँ पर 21 सीटों के साथ बड़ा दल उभरी थी, लेकिन इस समय उसकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। शिलोंग से सांसद विंसेंट पाला प्रदेश अध्यक्ष उनकी अगुवाई में लड़ रहा है, लेकिन उसके 12 विधायक पहले ही टीएमसी में चले गए और उसकी अगुवाई मुकुल संगमा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे और इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कर रहे हैं। और इस तरह से टेक्निकली अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस इस समय नंबर 2 की पार्टी विधानसभा में संख्या के लिहाज से है, वो भी काफी मजबूत। जी सूरज, कौन कौन से बड़े नेता आज और कल प्रचार करने वाले हैं दोनों राज्यों में? बिल्कुल, अगर हम नेताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमुख जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वहां पर चुनाव प्रचार के लिए हैं। जैसे नागालैंड में आज गृह मंत्री हैं, इससे पहले गारो हिल में, मेघालय में भी गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैली कर चुके थे।
और कांग्रेस और तमाम बड़े दल के जो नेता हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है मेघालय में। चूंकि अब चुनाव प्रचार को कुछ ही दिन रह गए हैं, जी जी 27 तारीख को यहाँ मतदान है, सूरज, तो बहुत सभी बहुत अपने धन्यवाद अपडेट करने के लिए। हम समय समय पर आपके पास आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। सूरज मोझा हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कुछ चल रहा है चुनाव प्रचार के दौरान। उधर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को देश, धर्म, स्वराज और स्वभाषा में उनके योगदान के लिए याद किया। उन्होंने कहा कि शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे ने शिव चरित्र यानी शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में घूम घूम कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। बाबा साहब को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बाबा साहब के 100 साल के जीवन में शिवराय के यशोगान के लिए उन्होंने जो पूरा जीवन समर्पित किया। अगर एक व्यक्ति इसी प्रकार से शिवराय के जीवन को समर्पित न होता तो आज शिवाजी महाराज को जानने वालों की संख्या बहुत कम होती। समग्र देश के अंदर घूम घूम कर शिवाजी महाराज के जाने हुए अनजान कई प्रकार के जीवन के प्रसंग को शिव शाहिर बाबा साहेब ने जनता के सामने रखा। उनके जीवन के उत्तुंग से उत्तुंग शिखरों से जनता का परिचय कराने का काम बाबा साहेब पुरंदरे ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर अपने 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 रुपए का भी आरोप नहीं है। वो मुंबई से करीब 370 किलोमीटर दूर पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होने के बावजूद मनमोहन सिंह भारत को 1 दशक तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 11वें नंबर पर ही रखने में सफल रहे। कांग्रेस के एक नेता ने तो इसे उनकी कामयाबी बताते उनकी तारीफ भी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत को 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कर्नाटक में अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इस दौरान नड्डा पार्टी को मजबूत बनाने के मकसद से विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वो कर्नाटक में MGM कॉलेज मैदान और बाद में जिले के बयुंडूर में होने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज उडुपी का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों के जीवन को आसान बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वो लद्दाख से लोकसभा सदस्य जामयांग तसेरिंग नामग्याल के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें संसद सदस्य ने लद्दाख के लोगों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुन LA के निर्माण हेतु 1681.51 करोड़ रुपए की मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि मोदी सरकार ने लद्दाख को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए 4.1 किलोमीटर लंबी शिंगुनला सुरंग निर्माण 2025 तक पूरा करने के लिए 1681.51 करोड़ को मंजूरी दी है। लद्दाख के सबसे पिछड़े क्षेत्र बर्फीली जांस्कर के लुंगनांग घाटी के निवासियों ने मोदी जी के इस निर्णय को स्वागत तथा आभार भी व्यक्त किया है। लद्दाख आज देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी भी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीतों के नए जत्थे का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट का हवाला देते हुए ट्वीट संदेश दिया। उन्होंने इस संदेश में लिखा कि इस कदम से भारत की वन्य जीव विविधता को बढ़ावा मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1952 में भारत में विलुप्त हुए चीतों की आबादी को पुनर्जीवित करने की परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को पिछले साल 17 सितंबर को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में विशेष बाड़ों में पृथकवास में छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर में गोरैया संरक्षण के लिए राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल के प्रयासों की सराहना की है। दरअसल राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने अपने आवास में गोरैया के 50 घोंसले लगा रखे हैं, जिनमें 100 से अधिक गोरैया रहती हैं। राज्यसभा सांसद बताते हैं कि वो गोरैया को बाजरा, काकुन और चावल के टुकड़े खिलाते हैं। साथ ही उन्होंने घर में चिड़ियों के लिए पानी रखने का संदेश भी दिया है। राज्यसभा सदस्य के इस ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, बहुत खूब, आपका यह प्रयास हर किसी को प्रेरित करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में सभी क्षेत्रों में केवल 32 स्टार्टअप थे, जो अब बढ़कर 10,000 से अधिक हो गए हैं। जयपुर के चौथी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कृषि को अधिक लाभदायक और गांवों को समृद्ध बनाने के लिए विद्यार्थियों और युवाओं के योगदान देने की अपील भी की। चंद्रयान 3 के लैंडर का एक प्रमुख परीक्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई है। यह परीक्षण 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच UR राव उपग्रह केंद्र में किया गया। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष वातावरण में उपग्रह उप प्रणालियों की कार्यक्षमता और अपेक्षित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के वास्ते उपग्रह अभियान के लिए EMI/EMC परीक्षण किया जाता है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर के EMI/EMC परीक्षण के दौरान ये सभी आवश्यक संचालन मानकों पर खरा उतरा है। चंद्रयान 3 के जून में प्रक्षेपित होने की संभावना है। शैक्षिक उद्देश्य के लिए छात्रों द्वारा निर्मित साउंडिंग रॉकेट का 150 पेलोड के साथ चेन्नई के पास सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को छात्रों और अंतरिक्ष उद्योग के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा डिजाइन तथा निर्मित किया गया था। इस रॉकेट को सुबह करीब 8:15 बजे पड़ोसी चेंगलपेट जिले के देवनारी गांव में तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम से संबंधित एक खुले मैदान से प्रक्षेपित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 3,500 छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की याद में स्थापित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा स्थापित एक NGO मार्टिन फाउंडेशन द्वारा किया गया। तुर्की में भूकंप के बाद इस्केंदेरू इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाने वाली भारतीय सेना की मेडिकल टीम स्वदेश लौट आई है। भारत ने 6 फरवरी को तीव्र भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए वृहद पैमाने पर ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इस भूकंप में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सेना ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि भारतीय सेना की मेडिकल टीम ने इस्केंदेरू हेते में स्थानीय लोगों के आभार और प्रशंसा के साथ अपनी सेवाएं संपन्न की। 60 पैरा फील्ड अस्पताल की टीम भूकंप प्रभावित तुर्की में निस्वार्थ सेवा के बाद भारत लौट रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की अंतिम टीम तुर्की से लौट चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि 151 जवानों और श्वान दस्तों की 3 टीमों ने भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद की है। गुजरात सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि केबल पर करीब आधे तारों पर जंग लगने और पुराने स्पेंडर्स को नए के साथ वेल्डिंग करना प्रमुख खामी थी, जिसके कारण पिछले साल मोरबी में झूलते
पुल के टूटने का हादसा हुआ था। उस दुर्घटना में 135 लोगों की मौत हो गई थी। ये निष्कर्ष 5 सदस्यीय SIT द्वारा दिसंबर 2022 में सौंपी गई मोरबी पुल हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट को हाल ही में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा मोरबी नगर पालिका के साथ साझा किया। मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल के पुल के संचालन और रखरखाव के लिए अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जिम्मेदार था। SIT ने पुल की मरम्मत, रखरखाव और संचालन में कई और खामियां भी पाई हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए कहा कि ये राज्य भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति आज ईटानगर में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। राज्यों के निरंतर विकास और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया, अपने विशिष्ट जातीय विरासत और आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध ये राज्य सभी को प्रकृति के साथ सद्भावना से रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों को लोगों को बधाई देते हुए ट्वीट संदेश दिया और उसमें कहा कि अरुणाचल के लोगों ने कई क्षेत्रों में भारत की प्रगति में योगदान दिया है। उन्होंने आने वाले समय में मिजोरम के लोगों की आकांक्षाएं पूरी होने की भी कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि लोकप्रिय रूप से डॉनलाइट पहाड़ों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश ने राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मिजोरम के मेहनती लोग हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। और अब फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और 21 फरवरी को राज्य विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद द्रौपदी मुर्मू की ये पहली अरुणाचल प्रदेश की यात्रा होगी। राजस्थान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज जयपुर में बजट के बाद चर्चा में शामिल होने का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान सीतारमण विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करेंगी और बाद में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। सागर परिक्रमा का तीसरा चरण सूरत के हजीरा बंदरगाह से आरंभ हुआ। केंद्रीय मछली पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछुआरों के मुद्दों का समाधान करने के लिए इस परिक्रमा की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सागर परिक्रमा मछली पालन क्षेत्र के सभी पक्षों से सीधा संवाद करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का मंच है। 3 दिन तक चलने वाली ये परिक्रमा मुंबई में 21 फरवरी को समाप्त होगी। सागर परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र से संबंधित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी मछुआरों को देना है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अगले महीने की 17 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देशव्यापी पेंशन अदालत आयोजित करेगा। इस अदालत का उद्देश्य मौजूदा नीति दिशा निर्देशों के ढांचे के भीतर पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करना है। विभाग ने लंबित पेंशन मामलों और बाद की शिकायतों, मुख्य रूप से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन मामलों और परिवार पेंशन मामलों के तुरंत समाधान पर बल दिया है। ऑल इंडिया डिजिटल केबल फाउंडेशन द्वारा प्रसारकों यानी डिज्नी, स्टार, सोनी और जी के खिलाफ शनिवार से काटे गए सिग्नल की बहाली के लिए दायर याचिका पर केरल हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रसारकों ने ये कदम पिछले सप्ताह AIDCF के सदस्यों का कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किए जाने के बाद उठाया था। डोलो 650 टैबलेट बनाने वाली दवा कंपनी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा घोटाले का आरोप लगाया गया है। कंपनी के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद अशोक प्रस्ताव रखे जाएंगे। 21 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 23 फरवरी बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा के मंडप में विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर चार धाम यात्रा शुरू होगी। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 25 अप्रैल से भक्तों के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ मंदिर में बाबा के द्वार के लिए सुबह 6:20 से ही दर्शन के लिए लोग लाइन में लग सकेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की घोषणा पहले की जा चुकी है। इस साल 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर कपाट खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चंदेलो की प्राचीन नगरी खजुराहो में 49वें खजुराहो नृत्य समारोह आज से शुरू हो रहा है। ये महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज शाम 7 बजे खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का बाकायदा शुभारंभ करेंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त हवाई अभ्यास के एक दिन बाद ही उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से छोटी दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 48 घंटे के भीतर उत्तरी कोरिया ने दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। दक्षिण कोरिया सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने सुखोन इलाके में सुबह 7 बजे 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए। इससे पहले खुद उत्तर कोरिया ने भी ये घोषणा की थी कि उसने 18 फरवरी को सैन्य परेड के दौरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया था। इस बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त हवाई अभ्यास किया। यूएस के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक सैन्य अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया के F-35A स्टिल्थ लड़ाकू विमानों और F-15K जेट विमानों ने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों के साथ उड़ानें भरी। ब्राजील का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य साओ पाउलो बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह से प्रभावित है। ब्राजील के अधिकारियों के मुताबिक उत्तरी साओ पाउलो राज्यों के कई शहरों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 24 लोगों की मौत भी हो गई है और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। साओ पाउलो के 2 शहर साओ सेबेस्टियाओ और बर्टियोगा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सीरिया के दमिश्क में आवासीय इमारतों पर एक इजरायली मिसाइल से हमले की जानकारी सामने आई है। खबरों की माने तो दमिश्क पर इजरायली हमलों में नागरिकों सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला दमिश्क की एक रिहायशी इमारत पर हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये हमला रविवार को हुआ। रविवार सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल की मिसाइलों ने दमिश्क के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। इससे पहले सीरिया में शुक्रवार को एक और हमला हुआ था जिसमें करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के लिए ISIS को जिम्मेदार ठहराया गया था। जापान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 दर्ज की गई है। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने भूकंप की खबर की पुष्टि की है। EMSC के आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह जापान के होक्काइडो द्वीप में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 112 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप ने टोकाची इलाके के ओबिहिरो शहर को बुरी तरह से हिला दिया। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। और बात करते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों की। एक अच्छी खबर, बैंकों की शुद्ध ब्याज आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में रिकॉर्ड 25.5% की वृद्धि के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यह ऋण के में बेहतर उठाव और कर्ज पर ऊंची प्राप्तियों की स्थिति को दर्शाता है। तिमाही के दौरान बैंकों को कर्ज पर ऊंची कमाई हुई। तिमाही के दौरान बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.17% बढ़कर 3.28% हो गया। इसकी वजह यह है कि बैंकों ने मौजूदा ऋण का ऊंची दर पर पुनर्मूल्यांकन किया और नए कर्ज पर ब्याज दर बढ़ाई है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जमा दरों में बदलाव नहीं किया है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वृद्धि की अगुवाई निजी क्षेत्र के बैंकों ने ज्यादा की है। उनका NIM
सालाना आधार पर 0.15% बढ़कर 4.03% पर पहुंच गया है। वहीं पब्लिक सेक्टर के बैंकों का NIM 0.17% बढ़कर 2.85% रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम NII बैंकों के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत हुआ करती है। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक इस माह के अंत में बेंगलुरु में होने जा रही है। बैठक के एजेंडे में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास, बैंकों को मजबूत करना और भविष्य के शहरों के लिए मजबूत, समावेशी और सतत वित्त पोषण जैसे विषय शामिल हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक 24-25 फरवरी को होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। G20 AFMCBG की बैठक से पहले 22 फरवरी को G20 के वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक भी होगी। इस बैठक की सह अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा करेंगे। AFMCBG की बैठक में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, आमंत्रित सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। कुल मिलाकर 72 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बैठक में हिस्सा लेंगे। और बात खेल जगत की। महिला T20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होने वाला है। केबुरा के सेंट जॉर्जिया पार्क मैदान में दोनों ही टीमों का ग्रुप स्टेज में ये आखिरी लीग मुकाबला है। शाम 6:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। पहले 2 मैचों में जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पिछला मैच हारने वाली भारतीय महिला टीम के लिए आयरलैंड के खिलाफ मैच करो या मरो से फरा है। अगर भारतीय टीम आयरलैंड के मैच में हराने में कामयाब होती है तभी वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगी। वहीं आंकड़ों में भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। दोनों देशों की महिला टीमों के बीच अब तक 13 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें से 12 मैच भारतीय महिला टीम ने जीते हैं, जबकि 1 मैच रद्द हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट भारत ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन मेहमान ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और उसने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 115 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य 26.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट 1 मार्च से इंदौर में शुरू होगा। वहीं बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। BCCI ने अपनी वनडे स्क्वाड में हार्दिक पांड्या को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वनडे सीरीज में उन्हें उपकप्तान बनाया गया है, जबकि सीरीज के पहले मैच में कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे। पहले वनडे मैच में रोहित की जगह हार्दिक पांड्या ही टीम की कप्तानी संभालेंगे। सीरीज के बाकी 2 मैचों में रोहित ही टीम की कप्तानी संभालेंगे। BCCI के मुताबिक रोहित ने पारिवारिक कारणों से सीरीज के पहले वनडे मैच से आराम लिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 20 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 20 फरवरी साल 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन भारत गणराज्य के पूर्ण राज्य के रूप में किया गया। यह भारत का सबसे दूरस्थ राज्य है और उगते सूरज को नमस्कार करने वाली पहली भारतीय मिट्टी है। इसकी राजधानी ईटानगर है। इस राज्य को अरुणाचल प्रदेश से पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। साल 1972 में नेफा केंद्र शासित प्रदेश बना और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। कई शक्तिशाली राजवंशों और साम्राज्यों द्वारा शासित अरुणाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक अवशेष अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार देशों से लगती है।
20 फरवरी साल 1987 को मिजोरम राज्य का गठन भारत गणराज्य के पूर्ण राज्य के रूप में किया गया। इससे पहले यह राज्य केंद्र शासित राज्य था। केंद्र शासित राज्य बनने से पहले मिजोरम को लुशाई पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। असम से अलग करके भारत के नए राज्य के रूप में इस राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी आइजोल है।